क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाए घूम रहे हैं? जैसे आपका अतीत, आपकी चिंताएं, आपके पछतावे और अधूरे डर आपको भीतर ही भीतर जकड़ते जा रहे हो। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। इस तेजी से भागती दुनिया में हम शायद ही कभी रुककर खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या जिस शांति को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो वास्तव में पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ देने में छिपी है? ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक निमंत्रण है उन चीजों को छोड़ देने का जो अब आपके किसी काम की नहीं रही, उन मानसिक बोझों को उतार फेंकने का जो आपकी आत्मा को भारी बना चुके हैं, और आखिरकार खुलकर सांस लेने का। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द हैवी बर्डन ऑफ ओवरथिंकिंग। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। पानी बिल्कुल स्थिर है, कांच की तरह साफ और शांत, लेकिन तभी आप उसमें एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं। लहरें उठती हैं, फिर दूसरा पत्थर, फिर तीसरा, और कुछ ही क्षणों में वो शांत झील अशांत और अराजक हो जाती है। कुछ ऐसा ही होता है हमारे मन के साथ जब हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। अत्यधिक सोचना सिर्फ बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, यह हर बात का बार बार विश्लेषण करना है, हर घटना को दोहराना है, उन परिस्थितियों की चिंता करना है जो शायद कभी हो ही नहीं। ये भविष्य की कल्पनाओं, डर, संदेह और मानसिक पूर्वाभ्यास का एक अंतहीन चक्र है जो धीरे धीरे आपकी शांति को निगलने लगता है। यह आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है, आपका ध्यान तोड़ देता है और आपको मानसिक रूप से इतना थका देता है कि साधारण फैसले भी भारी लगने लगते हैं। में से अधिकांश लोग इसे रोज झेलते हैं। हम सोचते हैं कि ये जिम्मेदार होने की निशानी है, समझदार होने का प्रमाण है, या हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने का तरीका है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अत्यधिक सोचना कोई व्यक्तित्व नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है, और हर आदत की तरह इसे भी बदला जा सकता है। नियंत्रण का भ्रम। अत्यधिक सोचने के पीछे सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण पाने की इच्छा। हम मान लेते हैं कि अगर हम किसी समस्या के बारे में काफी देर तक सोचते रहेंगे तो हम उसके परिणाम को नियंत्रित कर पाएंगे। हम गलतियों से बचना चाहते हैं, दर्द से बचना चाहते हैं, पछतावे से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन जीवन कभी भी अत्यधिक तैयारी को पुरस्कार नहीं देता। जीवन उस व्यक्ति को पुरस्कृत करता है जो वर्तमान में जीना जानता है। जरूरत से ज्यादा सोचना हमें नियंत्रण का एक झूठा एहसास देता है, लेकिन वास्तविकता में यह हमारी स्पष्ट सोचने और सही प्रतिक्रिया देने की क्षमता को कमजोर कर देता है। समस्याएं हल करने के बजाय हम अपने ही दिमाग में नई समस्याएं पैदा करने लगते हैं। खुद को सुरक्षित रखने के बजाय हम डर और संदेह के जाल में फंस जाते हैं। हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? मानव मस्तिष्क खुशी पाने के लिए नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए बना है। इसीलिए वो लगातार खतरों को खोजता रहता है, चाहे वे वास्तविक हो या केवल कल्पना। इसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। यही कारण है कि 10 तारीफों के बाद भी एक आलोचना हमें रात भर परेशान करती रहती है। यही वजह है कि आपका दिमाग पिछले हफ्ते हुई एक अजीब बातचीत को बार बार दोहराता रहता है। आधुनिक समय में जरूरत से ज्यादा सोचना हमारे दिमाग का खुद को सुरक्षित रखने का तरीका बन चुका है। लेकिन आज हमारे ज्यादातर खतरे शारीरिक नहीं, भावनात्मक है। अस्वीकृति, शर्मिंदगी, असफलता और अकेलापन। और दिमाग इन भावनात्मक खतरों और जंगल के वास्तविक खतरों में फर्क नहीं कर पाता। इसलिए वो लगातार चेतावनी देता रहता है, बार बार सोचता रहता है, बार बार डराता रहता है। आखिर जाने देना वास्तव में क्या है? जाने देना भूल जाना नहीं है, ये दिखावा करना भी नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं। जाने देने का अर्थ है अराजकता के ऊपर शांति को चुनना, उन चीजों पर अपनी पकड़ ढीली करना जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है। दूसरे लोग, अतीत, भविष्य, परिस्थितियां, और अपना पूरा ध्यान उस एक चीज पर केंद्रित करना जो वास्तव में आपके नियंत्रण में है, आपकी प्रतिक्रिया। जाने देना एक कौशल है, और हर कौशल की तरह यह भी अभ्यास से आसान होता जाता है। अभी एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, उसे कुछ सेकंड रोकिए और फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, उनसे लड़िए मत, उन्हें अच्छा या बुरा नाम मत दीजिए, बस उन्हें देखिए। यही है छोड़ने का पहला कदम।
जागरूकता। जिस क्षण आप ये पहचान लेते हैं कि आपका मन एक ही विचार के चक्कर में घूम रहा है, उसी क्षण आप अपने और अपने विचारों के बीच थोड़ी जगह बना लेते हैं और वहीं से आजादी शुरू होती है। क्योंकि आप आपके विचार नहीं हैं, आप केवल उनके देखने वाले हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण, सारा का चक्र। सारा एक मार्केटिंग मैनेजर थी। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग लगातार उसे थका रहा था। अगर उसने किसी ईमेल में छोटी सी टाइपिंग गलती कर दी तो वो कई दिनों तक उसी के बारे में सोचती रहती। मेरे बॉस क्या सोचेंगे? क्या मैंने पूरा कैंपेन खराब कर दिया? क्या मेरी नौकरी चली जाएगी? उसकी चिंता धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि रातों की नींद टूटने लगी। फिर उसने एक छोटी सी आदत शुरू की, हर रात सिर्फ 5 मिनट डायरी लिखना। वो अपनी सारी चिंताओं को कागज पर उतार देती। कुछ हफ्तों बाद उसे एक पैटर्न दिखाई देने लगा। जिन चीजों से वो सबसे ज्यादा डरती थी, वे लगभग कभी सच ही नहीं होती थी। धीरे धीरे उसने खुद से एक वाक्य कहना शुरू किया, यह सिर्फ एक विचार है, कोई तथ्य नहीं। और यही वाक्य उसकी आजादी बन गया। उसने उन चीजों को छोड़ना सीख लिया जो उसके नियंत्रण में नहीं थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। दुनिया नहीं बदली थी, लेकिन उसका मन बदलना शुरू हो गया था। एक आसान लेकिन शक्तिशाली अभ्यास। इसे आज रात या कल सुबह जरूर आजमाइए। एक नोटबुक लीजिए, 5 मिनट का टाइमर लगाइए और फिर अपने दिमाग में चल रही हर बात लिख डालिए, बिना रोके, बिना संपादित किए, बिना ये सोचे कि वो सही है या गलत। फिर नोटबुक बंद कर दीजिए। ये समस्याएं हल करने के लिए नहीं है, ये आपके दिमाग के अंदर जमा मानसिक शोर को बाहर निकालने के लिए है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फोन में बैकग्राउंड एप्स बंद करने से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। आगे बढ़ने का नया रास्ता। आपको अपने विचारों का गुलाम बनकर जीने की जरूरत नहीं है। आपको हर पल हर चीज का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। आपको मानसिक उलझनों में फंसकर अपनी शांति खोने की जरूरत नहीं है। जाने देना मतलब अव्यवस्था की जगह स्पष्टता चुनना, घबराहट की जगह शांति चुनना, डर की जगह भरोसा चुनना। और इसकी शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं होती। ये शुरू होती है एक सांस से, एक छोटे ठहराव से, एक नए चुनाव से। यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। चैप्टर नंबर 2, साइलेंट डिस्ट्रक्शन, आत्मसंवाद और भीतर का आलोचक। आप दुनिया में किसी भी इंसान से जितनी बातें करते हैं, उससे कहीं ज्यादा बातें आप हर दिन खुद से करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, आप खुद से कैसी बातें करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने भीतर एक अदृश्य आवाज लेकर चलते हैं, एक आंतरिक आलोचक। वो लगातार फैसले सुनाता रहता है, गलतियों को दोहराता रहता है, हर निर्णय पर सवाल उठाता रहता है। वो कहता है, तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुम तैयार नहीं हो, तुम हमेशा गलती कर देते हो। और दुख की बात यह है कि धीरे धीरे हम उस आवाज पर विश्वास करने लगते हैं। दुनिया आपको चोट पहुंचाए उससे पहले ही आपका अपना मन आपकी शांति तोड़ देता है। जाने देने का अर्थ केवल बाहरी चीजों को छोड़ना नहीं है, कभी कभी इसका अर्थ उस कठोर आवाज को शांत करना भी होता है जो आपके भीतर लगातार आपको छोटा महसूस कराती रहती है। आत्मसंवाद की शक्ति। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि आप असफल हैं, आप प्यार के लायक नहीं हैं, आप सक्षम नहीं हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसे सच मानने लगता है और फिर वही विश्वास आपके व्यवहार में बदल जाता है। हिचकिचाहट में, डर में, निष्क्रियता में और आखिरकार पछतावे में। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यही प्रक्रिया आपके पक्ष में भी काम कर सकती है। सकारात्मक आत्मसंवाद कोई नकली मोटिवेशन नहीं है। यह आपके मस्तिष्क को दोबारा प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। यह नए शब्दों के जरिए नए मानसिक पैटर्न बनाने की कला है। निर्णय से जिज्ञासा की ओर। अत्यधिक सोचने वाला मन अक्सर कुछ ऐसा कहता है, मैं कितना बेवकूफ लग रहा था, मैं कभी सही नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं फिर से असफल हो गया तो। लेकिन सोचिए, अगर आप इन कठोर वाक्यों को सवालों में बदल दें तो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, आज मैंने क्या सही किया, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो। जिज्ञासा आत्म आलोचना की सबसे बड़ी दवा है, क्योंकि जब आप खुद को दोष देने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं, अब आपका दिमाग शर्म नहीं,
समाधान ढूंढना शुरू करता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, मार्क का आंतरिक संघर्ष। मार्क एक इंजीनियर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी लड़ाई मशीनों से नहीं, अपने ही दिमाग से थी। मार्क हर ईमेल भेजने से पहले उसे 3-3 बार पढ़ता, हर मीटिंग में बोलने से बचता। उसे हमेशा डर रहता कि लोग उसे मूर्ख समझेंगे। उसका आंतरिक आलोचक हर समय उसके कान में फुसफुसाता रहता, तुम पर्याप्त स्मार्ट नहीं हो, अगर तुमने कुछ गलत कह दिया तो चुप रहना ही बेहतर है। धीरे धीरे यह डर उसकी पहचान बनता जा रहा था। फिर एक दिन उसके थेरेपिस्ट ने उसे एक बेहद सरल अभ्यास दिया। उसकी कलाई पर एक रबर बैंड पहनने को कहा। जब भी मार्क खुद को नकारात्मक सोच में डूबा हुआ पकड़ता, वो हल्के से उस बैंड को खींचकर छोड़ देता और तुरंत उस विचार को बदलने की कोशिश करता। मैं तैयार नहीं हूं की जगह मैं सीख रहा हूं, मैं हमेशा गलती करता हूं की जगह मैं इंसान हूं और इंसान गलतियों से सीखते हैं, मैं बेकार हूं की जगह मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। यह कोई जादू नहीं था, लेकिन छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे उसके पूरे मानसिक ढांचे को बदलने लगे। कुछ ही महीनों में मार्क मीटिंग्स में खुलकर बोलने लगा। उसने कंपनी के लिए एक नया आइडिया पेश किया और वही आइडिया बाद में पूरी टीम में लागू किया गया। उसकी जिंदगी इसलिए नहीं बदली क्योंकि दुनिया बदल गई थी, उसकी जिंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसके भीतर की आवाज बदल गई थी। आपके मन की आवाज मायने रखती है। आपका दिमाग हर वह शब्द सुनता है जो आप खुद से कहते हैं। इसलिए खुद से ऐसे बात कीजिए जैसे आप किसी ऐसे इंसान से करते हैं जिससे आप सच में प्यार करते हैं, क्योंकि अगर आपका अपना मन ही हर समय आपको तोड़ता रहेगा तो बाहरी दुनिया से लड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। आपको अपने मन को दुश्मन नहीं, साथी बनाना होगा। एक शक्तिशाली तकनीक, अपने भीतर के आलोचक को नाम दीजिए। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच में काम करता है। अपने भीतर की उस नकारात्मक आवाज को एक नाम दीजिए, कोई भी नाम, जैसे डरपोक डैन या चिंतित एनी। अब जब भी वो आवाज शुरू हो, खुद से कहिए, ओह, डैन फिर से बोलने लगा। यह छोटा सा बदलाव उस आवाज को आपसे अलग कर देता है। आप समझने लगते हैं कि वो आवाज आप नहीं है, वो सिर्फ एक पुरानी मानसिक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। एक दयालु मानसिकता विकसित करें। आज रात सोने से पहले यह अभ्यास कीजिए। 3 ऐसी बातें लिखिए जो आपने आज अच्छी की, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। शायद आपने समय पर उठने की कोशिश की, शायद आपने किसी की मदद की, शायद आपने हार मानने के बावजूद फिर से शुरुआत की। अगली बार कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं यही बात अपने किसी दोस्त से कहूंगा? अगर जवाब नहीं है तो खुद से भी मत कहिए। कठोरता की जगह दयालुता चुनिए। झूठी तारीफ नहीं, बल्कि कोमल सच्चाई। मैं बहुत आलसी हूं की जगह कहिए, आज का दिन कठिन था लेकिन मैंने कोशिश की। पूर्णता की चाह छोड़ दीजिए। हमारी ज्यादातर आत्मालोचना पूर्णतावाद से पैदा होती है। ये विश्वास कि अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं पर्याप्त नहीं हूं। लेकिन पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं है, प्रगति लक्ष्य है। जाने देने का अर्थ है विकास के उस असुविधाजनक, उलझे हुए और वास्तविक सफर को स्वीकार करना, जिसमें गलतियां भी होंगी, असफलताएं भी होंगी और सीख भी। गलतियां इस बात का प्रमाण नहीं कि आप असफल हैं, वे इस बात का प्रमाण है कि आप प्रयास कर रहे हैं। आपकी आंतरिक आवाज किसी जेलर की तरह नहीं होनी चाहिए, उसे एक कोच की तरह होना चाहिए। कोई ऐसा जो आपको गिरने पर उठाए, न कि और नीचे धकेले। अंत में याद रखिए, आप हर दिन अपने ही शब्दों के बीच जीते हैं। इसलिए अपने भीतर ऐसा माहौल बनाइए जिसमें आपका मन सांस ले सके। धीरे बोलिए, दयालुता से बोलिए, ऐसे बोलिए जैसे आप महत्वपूर्ण हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो किसी नए इंसान में बदलने के बारे में नहीं है, ये उस इंसान को फिर से याद करने के बारे में है जो आप तब थे जब दुनिया ने आपको ये नहीं बताया था कि आप पूरा नहीं हैं। और ये बदलाव शुरू होता है आपके मन के भीतर चल रही बातचीत से। चैप्टर नंबर 3, इमोशनल बर्डन। हम उन चीजों को क्यों ढोते रहते हैं जो अब हमारे काम की नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप जीवन भर अपनी पीठ पर एक भारी बैग लेकर चल रहे हैं। शुरुआत में वो हल्का लगता है, लेकिन हर चोट, हर अस्वीकृति, हर टूटे भरोसे और हर खराब धूला और हर अधूरी पीड़ा के साथ उसमें एक नया पत्थर जुड़ता जाता है।
धीरे धीरे आपकी कमर झुकने लगती है, ऊर्जा कम होने लगती है और खुशी भी भारी महसूस होने लगती है। यही है भावनात्मक बोझ, और जब तक आप इसे उतारना नहीं सीखते, ये आपको सालों तक, कभी कभी पूरी जिंदगी तक भीतर से थकाता रहता है। भावनात्मक बोझ आखिर होता क्या है? ये आपके अतीत की अनसुलझी भावनाओं का संग्रह है। दुख, अपराध बोध, शर्म, क्रोध, टूटा हुआ दिल, वे भावनाएं जिन्हें आपने कभी पूरी तरह महसूस नहीं किया, कभी पूरी तरह छोड़ा नहीं। और यही अनदेखा बोझ आपके वर्तमान को प्रभावित करने लगता है। ये तय करता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं, रिश्तों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और फैसले लेते समय कितना डरते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम में से अधिकतर लोग ये बोझ उठाने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें ये सामान्य लगने लगता है। हम उसे दबा देते हैं, अनदेखा कर देते हैं और फिर इसी दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जिस चीज को आप सुरक्षा समझ रहे हैं, वही चीज आपको भीतर से कैद कर रही है। हम दर्द को पकड़े क्यों रहते हैं? हम दर्द को इसलिए नहीं पकड़े रहते क्योंकि हमें तकलीफ पसंद है। हम उसे इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। भूल जाने का डर, दोबारा कमजोर पड़ने का डर, और सबसे बड़ा डर ये कि अगर हमने अतीत को छोड़ दिया तो कहीं हम खुद का एक हिस्सा ही ना खो दें। कई बार दर्द हमारी पहचान बन जाता है। मुझे हमेशा छोड़ दिया जाता है, लोग हमेशा मुझे ही चोट पहुंचाते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे ये वाक्य सिर्फ विचार नहीं रहते, वे हमारी आत्म छवि बन जाते हैं। लेकिन सच ये है, आप आपका अतीत नहीं है, आप आपके घाव नहीं है, आप वो इंसान है जो उन घावों के बावजूद अब तक खड़ा है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, लीना का टूटा भरोसा। लीना को अपने पहले गंभीर रिश्ते में धोखा मिला था। उसका भरोसा पूरी तरह टूट गया था। सालों बाद भी जब उसकी जिंदगी में एक अच्छा और ईमानदार साथी आया, तब भी उसका डर खत्म नहीं हुआ। अगर उसका पार्टनर 5 मिनट देर से जवाब देता तो उसका मन तुरंत डर से भर जाता। कहीं वह भी झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं वह भी मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। असल में वह अपने वर्तमान रिश्ते में नहीं जी रही थी, वह अब भी अपने पुराने दर्द के अंदर कैद थी। फिर एक दिन उसने खुद से ईमानदारी से कहा, मैं अब भी उस इंसान का दर्द ढो रही हूँ जो मेरी जिंदगी में अब है ही नहीं। यही एहसास उसके लिए मोड़ बन गया। थेरेपी, डायरी लेखन और आत्म करुणा की मदद से उसने धीरे धीरे अतीत से जुड़े अर्थों को छोड़ना शुरू किया। उसने यादों को मिटाया नहीं, उसने सिर्फ यह तय किया कि वे यादें अब उसके भविष्य को नियंत्रित नहीं करेंगी। भावनाएं दुश्मन नहीं, संदेशवाहक है। हम अक्सर अपनी भावनाओं से लड़ते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भावनाएं आपको सजा देने नहीं आती, वे आपको कुछ सिखाने आती हैं। दुख बताता है कि क्या आपके लिए सच में मायने रखता था। क्रोध दिखाता है कि आपकी सीमाएं कहाँ टूटी थी। शर्म संकेत देती है कि आपके भीतर कहाँ उपचार की जरूरत है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब संदेश समझ लेने के बाद भी हम उसी दर्द को पकड़े रहते हैं। आपको बार बार उसी दर्दनाक अध्याय को पढ़ते रहने की जरूरत नहीं है। अनसुलझी भावनाओं की कीमत, दबी हुई भावनाएं कभी गायब ना होती, नहीं होती, वे सिर्फ अपना रूप बदल लेती है। कभी अचानक गुस्से में, कभी लगातार तनाव में, कभी रिश्तों में अविश्वास के रूप में, कभी बिना वजह की चिंता या नींद ना आने के रूप में। आपके मन और शरीर लगातार संकेत देते रहते हैं। अब समय आ गया है इसे छोड़ने का। एक शक्तिशाली अभ्यास, भावनात्मक सूची। आज या इस हफ्ते किसी शांत समय में यह अभ्यास कीजिए। 15 मिनट अकेले बैठिए, फोन दूर रखिए और खुद से पूछिए, मैं अब भी कौन सा दर्द ढो रहा हूं? किसकी आवाज आज भी मेरे दिमाग में गूंजती है? अतीत का कौन सा पल आज भी मुझे भीतर से चुभता है? फिर जो भी आए उसे लिख दीजिए, बिना रोके, बिना जज किए। इसके बाद खुद से एक और सवाल पूछिए, ऐसी कौन सी बात है जो मैं कहना चाहता था लेकिन कभी कह नहीं पाया? शायद आपको एक ऐसा पत्र लिखना पड़े जिसे आप कभी भेजेंगे नहीं। शायद आपको पहली बार वह बात जोर से बोलनी पड़े जिसे आपने सालों से अपने भीतर दबा कर रखा है। यही भावनात्मक शुद्धि है, क्योंकि जिस दर्द का आप सामना नहीं करते वो कभी ठीक नहीं होता। मुक्ति का मतलब हमेशा सुलह नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि छोड़ देने या माफ करने का मतलब है दोबारा वही रिश्ता जोड़ लेना। नहीं है।
किसी को माफ करना यह नहीं कहता कि उसने जो किया वह सही था। इसका मतलब सिर्फ इतना है, मैं अब तुम्हारे किए का बोझ अपने दिल में और नहीं उठाऊंगा। कई बार सबसे गहरी शांति दूरी में मिलती है। अंतिम विचार, अपना बोझ हल्का कर लो। आपको सिर्फ एक जिंदगी मिली है, इसे पुराने दर्द, अधूरी नाराजगी और भावनात्मक बोझ उठाने में मत बिताइए। मन के भीतर जमा द्वेष छोड़ दीजिए, अपराध बोध छोड़ दीजिए, उन यादों को अलविदा कह दीजिए जो अब सिर्फ आपको थका रही है। आप हल्के होकर जीने के हकदार हैं, खुलकर सांस लेने के हकदार हैं, भविष्य की ओर बिना डर के बढ़ने के हकदार हैं। और ये सब शुरू होता है एक छोटे लेकिन शक्तिशाली निर्णय से। मुझे अब ये बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। यही है जाने देने की कला।